हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। यहाँ पर अपन आज बात करेंगे 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति के बारे में। जहाँ पर अपन ने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, उसमें दूरी और विस्थापन के अंतर को अच्छे से समझा था। और सेकंड लेक्चर में अपन ने पढ़ा था चाल के बारे में, चाल के प्रकार के बारे में। आपने चाल के 3 प्रकार को अच्छे से समझ लिया। एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है और औसत चाल क्या होती है, और औसत चाल के आपने न्यूमेरिकल भी प्रयास किए थे। आज अपन बात करेंगे तात्क्षणिक चाल के बारे में। जो तात्क्षणिक चाल होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वो क्या होती है, किसी भी निश्चित क्षण पर जो चाल होती है उसे ही क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल, जैसे अपन बाइक चला रहे हैं, बाइक का ऑडियोमीटर जो आपको स्पीड बता रहा है वही क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। जिस क्षण पर आप ऑडियोमीटर को, जो स्पीड बताने वाला मीटर लगा होता है बाइक पर या कोई से भी गाड़ी ले लो, उसमें स्पीड बताने वाले मीटर है, उसको बोला जाता है ऑडियोमीटर। उसको क्या बोला जाता है, ऑडियोमीटर। उस ऑडियोमीटर पर जिस क्षण अपन देखते हैं उसी क्षण उसकी स्पीड, गाड़ी की जो स्पीड है वही चीज़ बताएगा। और उसी स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। उसी की स्पीड को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की निश्चित क्षण पर चाल ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल कहलाती है, यानी जिस पर्टिकुलर क्षण पर अपन देख रहे हैं स्पीड को, वही स्पीड क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। अब इसको ज्ञात करने का तरीका क्या करेंगे, तो अपन ने औसत चाल निकालने का तरीका समझा था। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, वी एवरेज बराबर स्थिति में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यही औसत चाल का फॉर्मूला था। यानी डेल्टा टी समय में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा एक्स का हुआ, तो मैंने यहाँ पर औसत स्पीड निकाल दी। अब किसी भी निश्चित क्षण की बात करेंगे अपन, किसी भी निश्चित क्षण की बात करेंगे तो ये डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, लगभग 0 के पास आ जाएगा। टी का मान, डेल्टा टी का मान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उस कंडीशन में जब डेल्टा टी का मान बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट डाल दूंगा, डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। अब जानना, इस कंडीशन में मेरे पास ये औसत वेग नहीं रहेगा, वो कौन सा हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। जैसे ही मैंने लिमिट डाल दी, डेल्टा टी को 0 कर दिया, उस कंडीशन में औसत वेग ना होके वो किसी निश्चित क्षण का वेग आ जाएगा। उसे ही बोलते हैं तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेग। इंस्टेंटेनियस वेग बोल सकते हो। जानना, इंस्टेंटेनियस वेग होगा और इंस्टेंटेनियस चाल होगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस चीज़ को भी जान से आगे समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही लिमिट लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, dx बटा dt। जब भी आपको तात्क्षणिक चाल निकालना हो या तात्क्षणिक वेग निकालना हो, अपन वेग का आगे पढ़ेंगे, तात्क्षणिक चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, स्थिति का समय के सापेक्ष सबसे पहले अवकलन करेंगे। अवकलन करके वेग की इक्वेशन प्राप्त करेंगे और उस वेग की इक्वेशन में समय का मान रखेंगे। जिस समय पर पूछा गया वो समय का मान रखेंगे, उस समय पर वेग प्राप्त हो जाएगा। उस समय पर अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए, तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए समय के सापेक्ष स्थिति का अवकलन करते हैं। और चाल का समीकरण प्राप्त करते हैं। समीकरण
जो समीकरण अपने को प्राप्त होगा उस समीकरण में टी का जो भी मान पूछे 1 सेकंड पर 2 सेकंड पर, उस मान को रखने ही अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, तात्क्षणिक चाल निकल के आ जाएगी। तो एक बार ये देख लो आसानी से, किसी भी निश्चित क्षण पर जो चाल होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। और उसको निकालने का तरीका क्या है, v इंस्टेंटेनियस बराबर dx बटा dt, यानी स्थिति सदिश का अपन क्या करेंगे, एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं वेग के बारे में। जैसे क्वेश्चन दे दिया, किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति x बराबर 2t² प्लस 3t माइनस 4 है, -4 है, या फिर +4 कर देता हूँ इजी करने के लिए, +4 है तो t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल ज्ञात करो, कण की चाल ज्ञात करो। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, आपको स्थिति सदिश दी हुई मिलेगी और टी का निश्चित मान दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पर समय अंतराल नहीं रहेगा, टी का निश्चित मान दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में आप यदि पूछा जाए कि क्या निकालना है, औसत तात्क्षणिक चाल, या फिर सीधा बोल सकता है चाल, जब भी निश्चित समय अंतराल दे दिया टी बराबर 2 सेकंड पर, चाहे वो चाल लिखे चाहे तात्क्षणिक चाल लिखे, आपको हमेशा क्या निकालना है, तात्क्षणिक चाल ही निकाल पाओगे, औसत चाल कभी भी नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले v बराबर क्या करूँगा, dx बटा dt, x का मान यहाँ पर रख रहा हूँ d बटा dt और 2t² प्लस 3t प्लस 4। अब जानना अवकलन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूँ। x की पावर n का मैं अवकलन कर रहा हूँ d बटा dt के सापेक्ष, t की पावर n का, t की पावर n है, मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ d बटा dt। इसका अवकलन होगा, जो भी घात होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, जो भी घात होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। और t की पावर होगी उसमें से 1 कम हो जाएगा, t की पावर में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। ये इसका अवकलन फॉर्मूला है। यदि x होता है तो x की पावर n होगा तो d बटा dx करते हैं तो n बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यदि इसके साथ में कुछ कोष्टेंट आ गया, मान लो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ गई साथ में d बटा dt और यहाँ पर आ गया a t की पावर n। अब a t के सापेक्ष क्या कोष्टेंट है तो कोष्टेंट वैल्यू को बाहर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तरीका ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जानना इसके साथ में अवकलन करेंगे, इसके साथ में भी अवकलन करेंगे, यहाँ पर भी अवकलन करेंगे। जब इसके साथ में अवकलन करते हैं तो v बराबर सबसे पहले d बटा dt, अवकलन किसका करेंगे 2t² प्लस उसके बाद में अवकलन किसका करेंगे 3t का, प्लस उसके बाद अवकलन किसका करेंगे d बटा dt 4 का। ये मैं अवकलन करने वाला हूँ। तो मेरे पास वेग की जो इक्वेशन प्राप्त होगी तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। a की जगह कितना हो गया 2, n की जगह कितना है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, t की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 4t, फिर आगे गया प्लस है तो प्लस 3 को मैंने बाहर लिख दिया, इसकी पावर क्या 1, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 प्राप्त होगा और t की पावर क्या प्राप्त हो जाएगी 0, t की पावर क्या हो जाएगी 0 प्राप्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 4 है, क्या 4 t पर निर्भर कर रहा है, t में चेंज करने पर इस राशि में कोई भी चेंज हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये मान क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0, ये मान क्या हो जाएगा 0। या फिर सीधा सिंपल समझ सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन सदैव क्या प्राप्त होगा 0 होगा। और t की पावर 0 है, t की पावर 0 है, उसका मतलब क्या होगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 प्राप्त हो 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं v बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4t प्लस 3, t बराबर कितना हो गया 4t, v बराबर हो गया 4t प्लस 3। अब आपको क्या मान पूछा है, आपने वेग की इक्वेशन प्राप्त कर ली, उस वेग की इक्वेशन में जो भी समय दिया रहे उस समय का रख दो। तो t बराबर 2 सेकंड,
तो जो वेग होगा वो इंस्टेंटेनियस वेग हो जाएगा t बराबर 2 सेकंड के लिए 4 इंटू टी का मान कितना रखें 2 सेकंड प्लस 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो आंसर कितना हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो करने का तरीका सिंपल सा जानना, सबसे पहले स्थिति सदिश दिया रहेगा उसका अवकलन करके वेग का समीकरण प्राप्त करेंगे और वेग के समीकरण में जो भी टी का निश्चित मान होगा वो वैल्यू रखते हैं, तो मेरे पास जो मान प्राप्त होगा वो तात्क्षणिक चाल का मान प्राप्त होता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जानना ये अवकलन के फॉर्मूले और समाकलन के फॉर्मूले कुछ आपको आने चाहिए। यदि आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स फिजिक्स के बारे में नहीं जानकारी है तो कमेंट करना, ताकि आपको वो भी एक वीडियो में कंप्लीट समझा के बता सकूं। यदि आपको बेसिक मैथ नहीं पता हो जिसमें अवकलन, समाकलन, कुछ बीजगणित के फॉर्मूले, कुछ क्षेत्रमिति के फॉर्मूले और कुछ ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में अपने काम आने वाले चीज़ें हैं, तो उनकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूले पहले से देखे हुए तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल दिया किसी कण की स्थिति सदिश चेंज गति, बोल दिया कण की स्थिति है टी की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t। आपको समीकरण दे दिया कण की स्थिति टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t। आपको बोल दिया t बराबर 2 सेकंड या 3 सेकंड पर कण की चाल ज्ञात कीजिए। जब भी निश्चित क्षण पर चाल पूछेगा उसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, तात्क्षणिक चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वी डी एक्स बटा डी टी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो डी बटा डी टी, एक्स का मान कितना है, सॉरी टी क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 4t। अब इसका अवकलन करेंगे तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 3t स्क्वायर, इसका करोगे तो 4t और इसका 4। ये मेरे पास वेग की इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, वेग की इक्वेशन आ गई। जाना अवकलन करना आना चाहिए। ये x की पावर n वाला फॉर्मूला है, n बार आ जाएगा x की पावर n-1, तो n की जगह 3 हो गया, t की पावर n-1 करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे a इंटू n 4, और इसमें से पावर a कम करेंगे पावर 1 हो जाएगी। अब 4 पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। t की पावर 1 कम करेंगे t की पावर 0, और t की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब मुझे वेग की इक्वेशन प्राप्त हो गई, t का मान रख दो, t बराबर 3 सेकंड, t बराबर कितना रखना 3, तो v बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी v इंस्टेंटेनियस की वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 3 9, 9 3 27, 4 3 12, माइनस का 12 प्लस का 4, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 माइनस 12, तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बच जाएगी 19 मीटर प्रति सेकंड। ये t बराबर 2 सेकंड पर क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस चाल प्राप्त हो जाएगी। तो आपको चाल के सारे प्रकार समझ में आ गए अच्छे से, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब जानना अपन पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग क्या होती है, वेग में जो चाल है, चाल में अभी तक जो पढ़ रखा है अपन ने दिशा को मायने नहीं रखा है, लेकिन वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसमें दिशा का रोल रहने वाला है। तो दिशा के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अगला क्या रहेगा, वेग, वेलोसिटी। अगला रहेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, किसी भी निश्चित डायरेक्शन में यदि एकांक समय में कोई वस्तु तय की दूरी होती है उसे ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यानी वेग भी क्या होगा, एकांक समय में तय की गई दूरी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक सीधी रेखा या एक ही निश्चित दिशा होनी चाहिए। यदि दिशा चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में अपन इसकी परिभाषा डिफाइन नहीं कर पाएंगे अभी तक। अभी जो परिभाषा सिंपल सा है, जैसे कोई वस्तु एक्स अक्ष में गति कर रही है, सरल रेखा में गति पड़ रही है, कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है, एक्स अक्ष में जा रही है,
तो इसकी दिशा निश्चित हो गई। अब एकांक समय में जितना विस्थापन तय करे या जितनी दूरी तय करे उसे क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। और ज़्यादा सिंपल परिभाषा लिखनी है तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। दोनों परिभाषा लिखवा देता हूँ। सिंपल परिभाषा ये रहेगी, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग। यदि दूरी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखोगे, किसी निश्चित दिशा में, या इन दोनों में से आपको एक परिभाषा याद रखनी, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय दूरी तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। यानी यहां पर विस्थापन लिखा तो उसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिक साथ में आ गई। यहां पर मैंने दूरी लिखा तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, निश्चित दिशा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर दिशा एड रखनी पड़ती है। वेग में दिशा का मायने रखेगा, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। और जानना वेग और जो चाल में अंतर रहेगा वो सेम अंतर रहेगा दूरी और विस्थापन वाला। तो जानना वेग कैसी राशि है, यहाँ पर लिख लो, वेग कैसी राशि हो, वेग को v से प्रदर्शित करेंगे। v बराबर क्या हो जाएगा, s बटा t। s क्या होता है विस्थापन, t क्या होगा समय। और राशि कैसी होगी, सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। बात करेंगे मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक सेम। विस्थापन किसे मापेंगे, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही मात्रक अपन यूज करेंगे, दोनों ही मात्रक क्या करेंगे अपन यूज करने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। अब बात करेंगे विमा, तो इसकी विमा भी क्या होगी, जो चाल की विमा होती है वही होगी LT-1। LT-1। तो जानना वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है, या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब जानना वेग और जो चाल में अंतर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेम दूरी और विस्थापन में अंतर था वही किस में रहेगा, वेग और चाल में। क्योंकि आपने ये एक बार उतार लो, उसके बाद में हटा के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय ध्यान रखना दोनों में ही क्या है, कॉमन। समय दोनों में ही क्या है, कॉमन रहने वाला है। जितना समय इसमें लगेगा उतना ही समय इसमें लगेगा। समय दोनों में कॉमन रहेगा, क्योंकि समय कैसी राशि है, अदिश। जो दूरी में परिवर्तन होगा वही किस में होगा, जो दूरी में परिवर्तन होगा तो चाल में परिवर्तन होगा। जो विस्थापन में परिवर्तन होगा वो किस में होगा, वेग में परिवर्तन होगा। चलना, जो दूरी में चेंज होगा वो चाल में चेंज होगा, जो विस्थापन में चाल होगा वही वेग में चेंज होगा। तो विस्थापन क्या था, विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर था। तो यहाँ पर विस्थापन की जगह क्या लिखता हूँ, वेग छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है किससे, चाल से। दूरी सदैव क्या थी, पॉजिटिव थी, तो चाल भी सदैव क्या होगी, पॉजिटिव। विस्थापन क्या था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था और शून्य भी था। तो वेग भी क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। जो अंतर दूरी और विस्थापन में रहेगा वही अंतर किस में रहेगा, वेग और चाल में अंतर रहेगा। इस चीज़ को विशेष कर जानना। चाल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। तो वेग भी जानना कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। तो पहला कौन सा हो जाएगा, एक समान वेग।
दूसरा हो जाएगा असमान वेग, तीसरा हो जाएगा औसत वेग, और चौथा हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। तो वेग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इस चीज को विशेष कर जाना। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वो एक समान चाल से सदैव होगी, 100% होगी। इस चीज को ध्यान रखना। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से है तो वो एक समान वेग से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके पीछे के रीजन को समझाते हैं। तो कल जो अपने एक समान चाल पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाती है। सिमिलर प्रकार से मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर कोई वस्तु ए से शुरू कर रही है, ए से बी तक गई, बी से सी तक गई और सी से कहाँ पर गई? डी पर। यदि इसका समय अंतराल कितना हो गया? 1 घंटे का, 1 घंटे का, और यहाँ पर भी 1 घंटे का। इसने ए से बी तक 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, बी से सी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, और सी से डी भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ये तो कंडीशन लगेगी लगेगी। प्लस में उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए? सभी की समान होनी चाहिए। प्लस में उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तब वो क्या होगा? एक समान वेग। यदि कोई वस्तु ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, तो उस कंडीशन में ये वेग होगा वो कैसा होगा? एक समान वेग होगा। और चाल भी क्या हो जाएगा? एक समान वेग चाल हो जाएगा। वेग पूछे तो एक समान वेग, चाल पूछे तो एक समान चाल। अब एक समान वेग और एक समान चाल में अंतर क्या है? अब अंतर ये होगा, यदि ये डी पॉइंट यहाँ पर ना होकर डी पॉइंट यहाँ पर हो जाए, 1 घंटे में इसने वापस डी पॉइंट ये भी 10 किलोमीटर है। कितना? 10 किलोमीटर। अब देखो, ए से बी 1 घंटा, बी से सी 1 घंटा, सी से डी 1 घंटा। ए से बी की दूरी 10 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 10 किलोमीटर और सी से डी की दूरी भी कितनी है? 10 किलोमीटर। यानी समान समय अंतराल में तय की गई दूरी तो क्या समान है? तो यहां पर बोल सकता हूं एक समान चाल होगी। यहां पर क्या होगी? एक समान चाल होगी। क्या एक समान वेग होगा या नहीं होगा? तो जानना, यहां पर तो डायरेक्शन सेम है, यहां पर डायरेक्शन चेंज है, यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या हो गई? परिवर्तित। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या हो गई? परिवर्तित। तो इसको मैं एक समान वेग नहीं बोलूंगा, इसको ध्यान रखना। एक समान वेग नहीं होगा। ये कौन सा होगा? असमान वेग होगा। कैसा होगा? असमान वेग होगा। इसका ध्यान रखना विशेषकर। तो एक समान वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो उसे बोलेंगे एक समान वेग। तो यहां पर लिख देते परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? एक समान वेग। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तो तय होनी ही चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी निश्चित होना चाहिए। एक समान वेग और एक समान चाल में एक और अंतर का एग्जांपल दे दूं। कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, कोई भी वस्तु, जैसे मैं यहाँ से दौड़ना प्रारंभ कर रहा हूँ, 400 मीटर का राउंड है और मैं 400 मीटर के राउंड को, एक चक्कर को पूर्ण करने में 2 मिनट का समय ले रहा हूँ। तो दूसरा राउंड भी 2 मिनट में करूँगा, तीसरा राउंड भी 2 मिनट में करूँगा। इस कंडीशन में मेरी जो चाल होगी वो क्या होगी? एक समान होगी। चाल क्या होगी? एक समान। लेकिन अपन यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे एक समान वेग होगा। क्यों नहीं होगा एक समान वेग? क्योंकि प्रत्येक पॉइंट बिंदु पर इसकी दिशा लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब दिशा चेंज हो या परिमाण चेंज हो तो उस कंडीशन में जो वेग होगा वो कैसा हो जाएगा? असमान वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमान वेग हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा
वस्तु द्वारा तय की गई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो या दिशा भिन्न भिन्न हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। तो असमान वेग का एग्जाम्पल हो जाए, कोई भी वस्तु है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका हमेशा क्या होगा, असमान वेग होगा। यदि किसी वस्तु की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो परिमाण देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, उसका सदैव जो स्पीड होगी, वो वेलोसिटी होगी, वो सदैव कौन सी होगी, असमान होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन बटा कुल समय को ही क्या बोलते हैं, औसत वेग। तो ये दोनों परिभाषा जानना सिंपल सी आपको याद रखनी है, एक समान वेग कब होगा और एक समान असमान वेग कब होगा। अब इस कंडीशन में जानना, आपको कथन बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग, असमान वेग, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यहाँ पर कथन बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। आपको कोई कहानी सुना देंगे, कहानी लिख देंगे, बोल देंगे राम एक वर्ताकार पथ पर गति करता हुआ जा रहा है, निम्न से कौन सी इसकी स्पीड होगी, कौन इसकी गति कैसी होगी, एक समान चाल होगी, एक समान वेग होगी, असमान चाल होगी, असमान वेग होगी। तो इस प्रकार इसके कथन बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला अपन बात करेंगे औसत वेग का। औसत वेग परिभाषा क्या हो जाए, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उसमें लगा समय तथा उसमें लगा समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। यानी किसी वस्तु को तय करने में जो टोटल समय कुल विस्थापन होगा और उस विस्थापन में कितना समय लगेगा, उसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा, वी एवरेज बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर स्टार बना के, यदि t1 समय पर कण S1 स्थिति पर है तथा t2 समय पर S2 स्थिति पर है, तो वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, वी एवरेज बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। यानी एक समय दे दिया T1, उस पर वस्तु की स्थिति दे दी, दूसरा समय दे दिया T2, उस पर वस्तु की स्थिति दे दी, बोला T1 से लेकर T2 के मध्य जो समय अंतराल रहेगा उस समय अंतराल में औसत वेग कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। ये क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन। तो इसको मैं और ज़्यादा फॉर्मूला लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो वी एवरेज बराबर मैं इसको ये से भी लिख सकता हूँ डेल्टा S बटा डेल्टा T। ये तीनों फॉर्मूले अपन यूज़ करने वाले हैं किसमें, औसत वेग निकालने में। औसत वेग निकालने के लिए तीनों फॉर्मूले अपन यूज़ करेंगे।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो यहां से इसके क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन होगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। सिंपल क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज ना लिखवा के क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ। यदि बोल दिया यदि कोई वस्तु है 10 सेकंड में, यदि कोई वस्तु है 10 सेकंड में 30 मीटर विस्थापित होती है, कितने मीटर विस्थापित होगी है? 30 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु की औसत वेग बताइए। तो वस्तु का औसत वेग बोला क्या है, यदि कोई वस्तु 10 सेकंड में 30 मीटर तक विस्थापित होती है तो वस्तु का औसत वेग कितना होगा। यानी 10 सेकंड लगे उसको 30 मीटर चलने में, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज बराबर 30/10, तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जानना अलग अलग समय देगा, बोल देगा 3 सेकंड में वस्तु 10 मीटर चलती है, 3 सेकंड में वस्तु 10 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में, और अगले 5 सेकंड पश्चात वह 25 मीटर पर पहुंच जाती है, 25 मीटर पर पहुंच जाती है, तो औसत वेग ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन क्या बोला, 3 सेकंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, अगले 5 सेकंड में वो कितना चल गई, 25 मीटर पर। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी मूल बिंदु ओ मान ली यहाँ पर t बराबर 0, स्थिति भी 0, तो 3 सेकंड यहाँ पर हुए, 3 सेकंड में वो कितना दूर आ गया, 10 मीटर। अगले 5 सेकंड का मतलब अगले 5 सेकंड जोड़ोगे तो 8 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पर ये 3 सेकंड है, ये 8 सेकंड, 8 सेकंड पर कहाँ पर आ गया, 25 मीटर पर। कितना पर आ गया, 25 मीटर पर। तो औसत वेग पूछा गया, औसत वेग के लिए वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 25 - 10/8 - 3, तो कितना 15/5, तो आंसर वापिस कितना आ जाएगा, 3 मीटर प्रति। तो औसत वेग निकालने का तरीका ये सिंपल सा रहेगा। अब यदि आपको विस्थापन समीकरण दे दे, क्या दे दे, विस्थापन समीकरण दे दे और औसत वेग पूछ ले, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसको भी ढंग से समझेंगे। जैसे मैंने समीकरण में लिख दिया, विस्थापन समीकरण S बराबर यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया, विस्थापन S बराबर 4t³ - t² + 3t। आपको विस्थापन समीकरण दे दिया और बोल दिया t बराबर 1 सेकंड से, t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड के मध्य औसत वेग, औसत वेग। क्वेश्चन क्या दे रहा है, S बराबर 4t³ - t² + 3t है। t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड के मध्य औसत वेग। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से लिख दूंगा, t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड के मध्य औसत वेग पूछा गया है। तो औसत वेग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दो समय दे रखा है t1 और t2, तो v एवरेज का फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, S2 - S1/T2 - T1 होगा। तो सबसे पहले जब t1 समय रखेंगे, t1 समय क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, t1 समय क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। जब वैल्यू 1 सेकंड रखूंगा इस समीकरण में, तो मेरे पास S1 प्राप्त हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 और 4 प्राप्त होगा, -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का 3, तो 4 3 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 मीटर। कितना चल गया, S1 बराबर 6 मीटर चल गया। अगला बात करेंगे जब t बराबर 3 सेकंड रखूंगा, t2 का मान रख दिया 3 सेकंड,
T2 का मान कितना रख दिया 3 सेकंड। तो मेरे पास जो विस्थापन प्राप्त होगा S2 बराबर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे 27, तो 4 इंटू 27 माइनस टी का स्क्वायर कर रहे हैं, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 चौक 28 8 2 8 2 10 108 मीटर। कितना आ गया 108 मीटर। तो आपको वी एवरेज पूछा गया है, वी एवरेज बराबर क्या होगा S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। S2 का मान कितना 108 माइनस 6, T2 का मान 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 102 बटा 2, तो आंसर होगा 51 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आंसर अपन ज्ञात कर पाए। एकदम सिंपल है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। अवकलन समाकलन इसके लिए आने जरूरी है, और स्थिति की समीकरण यानी जानना एक सेकंड पर ये समय के साथ में ये समीकरण देने का मतलब क्या हो गया, विस्थापन समीकरण दिया, इसका मतलब क्या है कि टी के भिन्न भिन्न मानों पर वस्तु का विस्थापन अलग अलग होगा। तो एक सेकंड पर वस्तु की स्थिति देख लेते हैं, विस्थापन कहाँ तक हुआ है। तो एक सेकंड की वैल्यू रखी तो मेरे पास विस्थापन कितना आ गया 6 मीटर, कितना आ गया 6 मीटर आ गया। अब मेरे पास 3 सेकंड पश्चात वस्तु देखा कहाँ पर पहुंच गया 108 मीटर। डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन क्या है इसका एक निश्चित डायरेक्शन है, उस कंडीशन में दोनों 6 मीटर और 108 मीटर, तो कितना दूरी तय कर लिया था 102 मीटर, और समय कितना लगा उसको 2 सेकंड। कितना समय लगा 2 सेकंड। तो यहाँ से स्पीड निकाल दी 102 बटा 2 बराबर 51 मीटर प्रति सेकंड। अगला रहेगा तात्क्षणिक वेग। अगला क्या रहेगा तात्क्षणिक वेग। अब जानना तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल एक ही चीज है। किसी भी निश्चित क्षण पर आप चाल देखोगे तो उसकी डायरेक्शन भी निश्चित होती है, और किसी भी क्षण पर तात्क्षणिक वेग देखते हो तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी निश्चित होगी। जैसे अपन बात करते हैं पर्टिकुलर 9 बजे, तो 9 बजे वस्तु की स्थिति जो डायरेक्शन है वही रहेगी, चाहे चाल निकालने चाहे वेग निकालने, दोनों का परिमाण भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहती है। इसलिए जानना तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग दोनों एक ही चीज है, एक ही तरीका रहेगा ज्ञात करने का। तो परिभाषा किस प्रकार हो जाएगी इसकी, परिभाषा देख लो, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग, वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग होगा वो क्या कहलाएगा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो यहाँ पर औसत वेग का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, क्या था डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। अब निश्चित समय अंतराल के लिए मतलब इस समय अंतराल को क्या करना पड़ेगा छोटा करना पड़ेगा। जब छोटा करूंगा तो मैं डेल्टा टी को लगभग कितना लेके जाऊंगा 0 के पास में, लगभग कितना लेके जाऊं 0 के पास में, तो उस कंडीशन में लिमिट डाल दूंगा डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। यहाँ पर अपन लिमिट डालेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मतलब जो ये समय में परिवर्तन है वो लगभग 0 के बराबर है। किसके बराबर है लगभग 0 के बराबर है। तो उस कंडीशन में इसको लिख सकता हूँ वी इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा ds बटा dt। यानी विस्थापन का मैं समय के सापेक्ष क्या करूँगा अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करेंगे तो आपको वेग का समीकरण प्राप्त होगा। उसी वेग के समीकरण जिस समय पर आप पूछा जाए कि t बराबर 1 सेकंड, तो उसके वेग के समीकरण में t बराबर 1 सेकंड रखेंगे। t बराबर 2 सेकंड पर पूछे तो वेग के समीकरण में t बराबर 2 सेकंड रखेंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो जाना तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। निकालने का तरीका पूरा पूरा क्या रहेगा सेम रहेगा। जैसे अपन ने तात्क्षणिक चाल निकाली थी उसी प्रकार से क्या निकालेंगे तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया जैसे
किसी वस्तु की स्थिति सदिश दे दिया या विस्थापन समीकरण दे दिया, s बराबर टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। आपको बोला t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग बताओ, वस्तु का वेग बताओ। इसका मतलब आपको विस्थापन समीकरण दिया हुआ है s बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है। तो उस कंडीशन में t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग पूछा गया। किस पर पूछा गया? t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको निश्चित समय पर पूछ लिया, इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? तात्क्षणिक वैल्यू पूछ रहा है। कौन सी वैल्यू? तात्क्षणिक वैल्यू पूछ रहा है। तो तात्क्षणिक के लिए क्या करते हैं, v बराबर ds बटा dt। अब s का मान है समीकरण में रखते हैं, s का मान रख दो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना 5। अवकलन करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? अवकलन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1। यदि इसके साथ में a हो तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है? a आ जाता है। ये फॉर्मूला अपन यूज करें। यदि इसका अवकलन करता हूँ, यानी इसका मैं क्या कर रहा हूँ, d बटा dx कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी ये वाली। यदि t के सापेक्ष करूंगा, t की पावर n की जगह कितना हो गया? 2, 2 बार आ जाएगा, एक पावर कम हो जाए। तो अवकलन क्या होगा इसका? v बराबर टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2t का क्या होगा 2, और 5 का कितना हो जाएगा 0, 5 का कितना हो जाएगा 0। तो वेग की मेरे पास इक्वेशन आ गई 2t प्लस 2। आपको t बराबर 1 सेकंड पर पूछा, t बराबर 1 सेकंड समीकरण में वैल्यू रखते हैं तो t बराबर 2 इंटू 1 इंटू 2, t की जगह 1 रख दिया, 2 एज ए डीजे, 2 इंटू 1 प्लस है तो प्लस 2, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो निकालने का तरीका एज इट इज रहेगा। जिस प्रकार आपने औसत वेग निकाला है, सॉरी तात्क्षणिक वेग निकाला है, उसी प्रकार तात्क्षणिक चाल निकालते हैं। अब एक चीज़ समझते हैं, औसत वेग और औसत चाल में क्या अंतर रहने वाला है, उस चीज़ को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ढंग से समझना। औसत वेग और तात्क्षणिक चाल, औसत वेग और औसत चाल में अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे राम है, ये राम का घर है। राम अपने घर से निकलता है, सबसे पहले जयपुर जा रहा है, जयपुर गया, और जयपुर से कहाँ गया? दिल्ली गया। जयपुर से कहाँ गया? दिल्ली। तो राम को घर से जयपुर जाने में समय लगा था 2 घंटे का, और इसका जो दूरी था उसको मैंने मान लिया 100 किलोमीटर। घर से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। घर से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। और जयपुर से फिर दिल्ली गया, दिल्ली को समय लगे थे 4 घंटे, और जयपुर और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने 240 किलोमीटर। कितनी मान ली? 240 किलोमीटर। राम अपने घर से निकला, जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली गया। घर से जयपुर जाने में 2 घंटे का समय लगा, जयपुर से दिल्ली जाने का 4 घंटे में समय लगा, और जयपुर से घर की दूरी 100 किलोमीटर और जयपुर से दिल्ली की दूरी 240 किलोमीटर। अब जना राम यहाँ से गया, दिल्ली तक गया, और दिल्ली से वापस कहाँ पर आ गया? जयपुर में आ गया। वापस कहाँ पर आ गया? जयपुर में आ गया। सुबह रवाना हुआ, दिल्ली जाके वापस जयपुर में आ गया। तो राम की पूरे दिन की औसत चाल क्या होगी, या फिर राम का औसत वेग क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। यानी प्रारंभिक बिंदु ये होगा, इनिशियली पोजीशन, प्रारंभिक, और ये क्या हो जाएगा? फाइनल, अंतिम। इनिशियल और अंतिम बिंदु, यानी ये डिस्टेंस इस प्रकार गया और वापस यहाँ तक आया। तो उस कंडीशन में सबसे पहले औसत चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत चाल। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? तो जाना 100 किलोमीटर गया, फिर 240 गया, फिर 240 आया, तो टोटल कितना चल गया? 100 और 240 कितना चला? 100 प्लस 240 प्लस 240, और समय कितना लगा इसको? 2 घंटे जाने में, प्लस
2 घंटा 4 घंटा इधर जाने में प्लस 4 घंटा वापस आने में जो समय लगा वो कितना हो गया, ये वाला। तो यहाँ से निकालते हैं जोड़े, 0 0 0 4 4 8 और ये 580, यानी टोटल इसने कितने किलोमीटर तय किए, 580 किलोमीटर तय किए। समय कितना लगा, 10 घंटे का समय लगा, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ गई, चाल निकल के आ गई। जानना ये क्या निकल के आई है, चाल निकल के आई है। अब आपको ये औसत चाल है, यदि आपको औसत वेग पूछ ले तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, औसत वेग वी एवरेज। तो वी एवरेज बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब कुल विस्थापन क्या होगा, कुल विस्थापन प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच पे डिपेंड करता है। और प्रारंभिक बिंदु कौन सा, ये वाला घर है राम का, अंतिम बिंदु क्या है, जयपुर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100। यानी राम ने जो टोटल विस्थापन तय किया वो कितना किया, 100 किलोमीटर। अब सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर समय कितना तय किया है। इन 100 किलोमीटर को विस्थापन को तय करने में उसको राम को कितना समय लगा, ये चीज आपको बतानी है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। हाँ बताओ। तो जानना विशेषकर समय के बारे में, समय क्या होगा, राम यहां से यहां गया फिर वापस आ रहा है, तो समय तो इसको जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु तक जो रुक रहा है, चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर रुका, तो जो बीच में समय लगा वो सारा का सारा समय ऐड होगा, ना कि ये दो घंटे का समय लिखोगे। इस चीज को जानना, समय क्या होगा जो यहाँ से यहाँ तक कितना, 2 घंटे 4 घंटे और वापिस 4 घंटे आने के 10 घंटे का समय लगा, तो कुल समय कितना होगा, 10 घंटे। जाना यहाँ पर भी समय 10 घंटा है, यहाँ पर भी समय 10 घंटा है। समय दोनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। समय दोनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर विस्थापन औसत वेग का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत वेग का फॉर्मूला जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो औसत वेग और औसत चाल में जो विशेषकर अंतर समझना है वो आपको समझा दिया। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करते रहें, जिससे अपन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जा सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ आपसे राय लेना चाहेंगे, आप यदि लाइव क्लास को देखने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास लिख के छोड़ देना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे लाइव देखने के इच्छुक हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।